हर हफ्ते एक नई कहानी देखने के लिए स्टोरीलैंड चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मोहनपुर गांव में सुरेश अपनी पत्नी देविका के साथ रहता था। उसके 3 बेटियां थीं, गंगा, बबीता और अंजलि। गंगा बोल नहीं सकती थी, बबीता सुन नहीं सकती थी और अंजलि देख नहीं सकती थी। पर वो तीनों ही बुद्धि की बहुत तेज थी। इसीलिए सुरेश उन्हें दिव्यांग बच्चों के स्कूल में कक्षा 10 तक पढ़ाता है। तीनों ही बहनें घर के काम में निपुण थीं और बचपन से ही तीनों मिलजुल करके सारे काम कर लिया करती थीं। कभी लगता ही नहीं था कि वो तीनों दिव्यांग हैं। उनके माँ बाप को चिंता थी कि उनकी शादी कहाँ और कैसे हो पाएगी। पर ईश्वर की कृपा से तीनों की शादी एक ही घर में हो जाती है। तीनों अपने ससुराल आ जाती हैं और अच्छे से अपने ससुराल में मिलजुल करके रहने लगती हैं। उनकी सास कौशल्या को उनसे कोई भी शिकायत नहीं थी। उसकी खूब सेवा होती। उसे कभी कुछ कहने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी। सब काम तीनों बहनें अच्छे से कर रही थी। रसोई के काम हो, घर की साफ सफाई, जानवरों की देखभाल, घर से लेकर बाहर तक के सभी काम तीनों बहनों ने संभाल लिए। कौशल्या को तीनों किसी काम से हाथ भी नहीं लगाने देती थी। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। एक दिन उनकी सास कौशल्या की सहेली केतकी आती है। अरे केतकी बहन, आओ, बहुत दिनों में आना हुआ। अरे बहन, क्या बताऊं, घर से तो फुर्सत ही नहीं मिलती। बहू तो कुछ करती ही नहीं है मेरी। सोचा तुम्हारा भी हाल चाल पूछ लूं। तुम बताओ, तुम्हारी कैसी कट रही है? अरे बहन, घर के काम तो चलते ही रहते हैं, कभी कभी तो आ जाया करो। मेरी तीनों बहुएं तो मुझे कुछ करने ही नहीं देती हैं। सारे घर की जिम्मेदारियां तीनों ने अच्छे से ले ली हैं। केतकी यह सुनकर चिढ़ जाती है और कौशल्या को उसकी बहुओं के खिलाफ भड़काने लगती है। अरे बहन, तुम बताओ ना बताओ, ऐसी अंधी गूंगी बहरी बहुओं के साथ दिक्कत तो होती ही होगी। नहीं बहन, सच में मेरा घर तो तीनों ने स्वर्ग ही बना दिया है। और जल्द ही तुम्हें स्वर्गवासी बना देंगी। अरे बहन, नया नया तो सब अच्छा ही लगता है। अरे एक तो ये तीनों बहनें हैं और ऊपर से तीनों में मेलजोल कितना ज्यादा है। मेरी मानो तो सहेली, संभल जाओ, कहीं ऐसा ना हो कि तीनों घर में अपना राज कर लें और तुम्हें नौकरानी बना के ही ना रख लें। कौशल्या परेशान होने लगती है। वह सोचती है क्या होगा अगर केतकी की बात सच निकली और अगर वाकई में तीनों बहनों ने उसके साथ ऐसा ही किया। तो वह अपनी सहेली से पूछती है, तो बताओ मैं क्या करूं? तुम भी बहुत भोली हो कौशल्या। अरे करना क्या है, फूट डालो और राज करो। मेरा कहा मानोगी तो राज करोगी, राज, महारानी बनकर रहोगी। कैसे? तीनों की एक एक करके दूसरे से ज्यादा तारीफ करो, जिससे तीनों को लगे कि सारा बोझ उसी पर है। अरे तू कहे तो मैं करूँ बात तेरी बहू से। हाँ ठीक है, तुम ही मेरी सच्ची सहेली हो। इस मुसीबत से तुमको ही निकालना है मुझको। अरे तू चिंता ना कर और जो कहती हूँ ध्यान से सुन। केतकी कौशल्या को सारी बातें समझाती है। कौशल्या को अपनी सहेली की बातें ठीक लगती हैं। वो उसकी दी सलाह के अनुसार ही करने का सोचती है। तभी बबीता खाना लेके आती है। चल पहले खाना खा ले, फिर देखते हैं। कौशल्या और केतकी खाना खाते हैं और थोड़ी देर बाद वो दोनों सबसे पहले गूंगी बहू गंगा के पास जाती हैं। मेरी प्यारी बहू गंगा कितना काम करती है और किसी से कुछ कह भी नहीं पाती। बाकी की दोनों करती ही क्या है, सारा काम तुम्हारे ऊपर ही डाल देती है और तुम चुपचाप लगी रहती हो। ऐसा कब तक करती रहोगी? पूरा जीवन भर तुम्हारी बहनें तुम्हारा यूं ही फायदा उठाती रहेंगी क्या? एक तो बेचारी बेजुबान, ऊपर से इतनी तेज बहनें। ना बेटा ना, मुझसे तेरी ये हालत देखी ना जाएगी।
दोनों की बातें सुनकर गंगा सोच में पड़ जाती है। गंगा इशारों में अपनी सास से उसको अलग करने के लिए कह देती है। अब सास और केतकी दूसरी बहू जो सुन नहीं सकती बबीता के पास जाती हैं और दोनों उससे भी इशारों में वही सब कहती हैं जो गंगा से कहा। बबीता भी अपनी सास से उसको अलग करने के लिए कह देती है। अब दोनों तीसरी बहू अंजलि के पास आती हैं जो अंधी होती है। कितनी प्यारी बच्ची है मेरी अंजलि, पर देखो तो बहनों ने ससुराल में आते ही साथ छोड़ दिया। दोनों अलग रसोई के लिए कह रही हैं। अब किसी को जबरदस्ती तो साथ नहीं रख सकते। माँ जी, अगर उनको ऐसे ही सुख मिलता है तो ऐसे ही सही। उनकी खुशी में मेरी खुशी। इस तरह तीनों बहनें अलग अलग हो जाती हैं। सास अगले दिन तीनों बहनों को बुलाती है। देखो, जब तुम तीनों अलग ही होना चाहती हो तो हो जाओ। तीनों अपनी इच्छा और सुविधा के अनुसार काम बांट लो। ठीक है माँ जी, आज से हम काम बांट लेंगे और फिर हमें एक दूसरे के काम से कोई मतलब नहीं रहेगा। और आपने अगर किसी दूसरे के काम को करने के लिए कहा तो हम घर छोड़कर चली जाएंगी। अरे, मैं क्यों कुछ कहूँगी? तुम तीनों तो खुद ही समझदार हो। जो करोगी ठीक ही करोगी। तीनों बहनें सास की बात मानकर काम बांट लेती हैं। अगले दिन सुबह का खाना अंधी अंजलि बना के लाती है। अंजलि ने खाना अकेले बनाया होता है। सास देखती है कि खाना अधपका है, पर अब वह क्या करे, उसे चुपचाप खाना खाना पड़ता है। दोपहर में बहरी बबीता खाना लेके आती है। दाल बिल्कुल हलवा हो गई थी। अरे, ये क्या बना के लाई है? बहरी बबीता इशारों से कहती है कि उसे कुकर की सीटी सुनाई नहीं दी, तो दाल हलवा हो गई है। सास बेचारी को चुपचाप फिर खाना खाना पड़ता है। शाम का खाना गूंगी गंगा लेके आती है। वो खीर बना के लाती है। सास खुश होती है कि चलो अब कुछ ढंग का खाने को मिलेगा, पर जैसे ही वो पहली चम्मच खीर की मुंह में देती है, वैसे का वैसी ही निकाल देती है। धू धू, ये नमक क्यों डाल दिया? गंगा इशारों में कहती है कि वो पूछने आई थी कि बूरा कहाँ रखा है, तब शायद आपने ही नमक बता दिया होगा। कौशल्या को राज करना तो दूर, भरपेट भोजन के लिए भी तरसना पड़ रहा था। अब इस तरह घर के सारे ही काम बिगड़ने लगे। अंधी अंजलि सास के कपड़े धोती, प्रेस करती तो कपड़े गंदे रहते और प्रेस करते समय जल जाते। गाय का दूध निकालती तो जितना बाल्टी में उससे ज्यादा जमीन पर। घर की साफ सफाई भी उसी के हिस्से आई थी। उसकी सफाई देखकर तो सास ने सर ही पकड़ लिया। हे राम, केतकी ने महारानी के सपने दिखाए थे, नौकरानी बन गई हूँ। पूरा दिन तो घर में कचरे वाली की तरह कूड़ा बीनती हूँ और फिर कूड़ेदान में जाकर भी देखना पड़ता है कि कुछ काम की चीज तो अंजलि ने झाड़ कर नहीं फेंक दी। और इसे कुछ कह भी तो नहीं सकती, वरना ये घर छोड़कर चली जाएगी। उधर गाय पानी और चारे के लिए रंभाती रहती, पर बहरी बबीता को कुछ सुनाई न देता। उसकी टीवी पूरे आवाज पर चलती रहती। दरवाजे की घंटी भी घंटों बजती रहती और जब वो बर्तन धोती तो इतना शोर करते हुए धोती कि पूरा दिन सास एक भी नींद नहीं ले पाती। रोज ऐसा ही शोर रहा तो कहीं ऐसा ना हो मैं भी इसी के जैसी हो जाऊं। ये इन्होंने किस हिसाब से काम बांटे हैं? पर कौशल्या, अब तू कहेगी भी तो किसे? तूने खुद ही तो कहा था कि अपने हिसाब से काम बांट ले। एक बार कौशल्या के कमरे का पंखा खराब हो गया। गर्मी से उसका बुरा हाल हो जाता है तो वो खुद ही उसे ठीक करने लग जाती है। तभी बबीता कमरे में बर्तन उठाने के लिए आती है। इस पंखे को भी आज ही खराब होना था। सुन, पंखे का कनेक्शन तो काट दे, देखूं कि क्या आग लगी है इस पंखे में। कौशल्या गर्मी से इतना बेहाल थी कि उसे याद ही नहीं रहता कि बबीता सुन ही नहीं सकती।
बबीता बर्तन उठाकर बाहर चली जाती है और जैसे ही सास पंखे को ठीक करने के लिए उसकी तारों को पकड़ती है। हे राम, मर गई मैं तो। इस बबीता से मैंने कहा कि पंखे का कनेक्शन काट दे। ये सुनकर गंगा हंसने लगती है। जल्द ही सास को अपनी भूल का एहसास हुआ तो वो झल्ला उठी। तू क्या यहाँ हंस रही है? जाकर तैयार हो, शाम में मैं मंदिर जाऊंगी। आज ऊपर वाले ने मेरी जान बचा ली, वरना तेरी बहन ने तो मुझे मार ही डाला था। सास गंगा के साथ मंदिर को जाती है। गूंगी गंगा तो अपनी बात और ज़रूरत ही अपनी सास को नहीं समझा पाती और सास के साथ बाहर के सारे काम की जिम्मेदारी उसी के हिस्से आई। कौशल्या मंदिर में पूजा के बाद घाट की ओर बढ़ती है। घाट की सीढ़ियों पर एक जगह केले का छिलका पड़ा होता है। गंगा बताने की कोशिश करती है पर उसकी सास उसकी बातों का ध्यान नहीं देती और फिसलकर घाट में गिर पड़ती है। कौशल्या झल्लाते हुए कहती है, बोल नहीं सकती थी कि छिलका पड़ा है? गूंगी गंगा उसको हैरानी से देखती रह जाती है। अब तो सास का जीना जैसे दिन ब दिन मुश्किल होता जा रहा था। ना तो उसको अच्छा खाना मिल रहा था और ना ही घर का कोई भी काम ठीक से चल रहा था। आए दिन उसका कुछ ना कुछ नुकसान होता रहता। इसी बीच उसकी वो सहेली फिर से वापस आती है। और बताओ मेरी महारानी साहिबा, राजपाट कैसा चल रहा है? अरे बहन, कैसा राजपाट? तुम्हारे चक्कर में आके तो मैंने अपने सारे सुख खो दिए। तब कौशल्या सारी बात अपनी सहेली केतकी को बताने लगती है। सास को तभी अपनी बहुओं के हंसने की आवाज आती है। सास और केतकी उनको हैरानी से देखती हैं। अरे तुम तीनों हंस क्यों रही हो? माँ जी, हमने आपकी और आपकी सहेली की बातें सुन ली थी और बस आपको पाठ पढ़ाने के लिए यह सब नाटक किया था। अंत में कौशल्या को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। कौशल्या की सहेली केतकी दबे पांव वहां से खिसक लेती है। तुम तीनों मुझे माफ कर दो। मुझे ऐसी सहेली की बातों में नहीं आना चाहिए था। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मैं किसी पराये के कहने में आकर अपने घर को नरक बनाने चली थी। अरे माँ जी, माफ तो आप हमें कीजिए। हम तीनों ने आपको बहुत परेशान किया। अच्छी बात तो यह है कि आप समझ गई कि हमें इस तरह के लोगों से दूर रहना चाहिए। अरे नहीं बहू, तुम तीनों ने मुझे एक बहुत बड़ी गलती करने से बचा लिया। इसके बाद सास और तीनों बहुएं खुशी खुशी रहने लगते हैं। शादी के बाद से ही कौशल्या के तीनों लड़के अपने व्यापार के लिए शहर चले गए थे। तीनों घर बहुत कम आया करते थे। बेटा, घर नहीं आए बहुत दिनों से। माँ, हमारा यहाँ बहुत काम है और हमारा मन भी अच्छे से लग गया है यहाँ। तो फिर बहुओं को भी साथ ले जाओ बेटा। माँ, हमें कुछ बताना है आपको, आकर बताते हैं। जब तीनों वापस आते हैं तो तीनों के साथ उनकी दोस्त होती हैं। हाय माँ जी, वाओ, कितना बड़ा घर है आपका। बेटा, ये कौन है? माँ, हम इन्हें पसंद करते थे और इन्हीं से शादी करना चाहते हैं, पर दहेज और पिताजी के दबाव में आके हमें इन अंधी गूंगी बहरी से शादी करनी पड़ी। हाँ माँ, पर सब दोस्त हंसते हैं हम पे कि कैसी बीवी ले आए हैं हम। पर बेटा, अगर तुम ऐसे करोगे तो मेरी बहुओं का क्या होगा? ये हम सब कुछ नहीं जानते, हम बस आपका आशीर्वाद लेने आए हैं। कौशल्या ये सुनकर परेशान हो जाती है। वो ये बात अपनी तीनों बहुओं को बताती है। अगले दिन वो अपनी तीनों बेटों से फिर से बात करती है। ठीक है बेटा, जैसी तुम्हारी मर्जी। मैं इन सब का इम्तिहान लेती हूँ और जो भी मेरे इम्तिहान को पार कर लेगी वही मेरी बहू बनेगी। व्हाट इम्तिहान? अगले दिन सास सबका इम्तिहान लेने के लिए उनको बुलाती है। देखो, हर साल की तरह हमारे घर में पूजा होती है। कल पूरा दिन सब व्रत रखेंगे और शाम को खोलेंगे।
व्हाट? अच्छी प्लानिंग है हमें मारने की। मेरी बहुएं भी तो रहेंगी, तो हमारे घर की परंपरा तो निभानी ही पड़ेगी ना। कौशल्या अपनी बहू गंगा के साथ अपनी सहेली केतकी को निमंत्रण देने जाती है। केतकी बहन कहाँ हो? अब तो घर की तरफ झांकती भी नहीं हो। ऐसी भी क्या नाराजगी? अरे कुछ नहीं बहन, घर से तो फुर्सत ही नहीं मिलती। एक तुम्हारी बहू है गंगा और एक मेरी बहू तो कुछ करती ही नहीं है मेरी। कौशल्या कुछ देर केतकी से बात करती है और फिर बाजार से पूजा का सामान लेने के लिए चली जाती है। अगले दिन पूजा के लिए बहुएं अच्छे अच्छे पकवान बनाने लगती हैं। क्या खुशबू है, मुझे तो अभी से बड़ी भूख लग रही है। आई एम सो हंग्री। अरे भूल गई क्या कि आज वो व्रत एक्सेट्रा रखना था। सभी मिलकर पूजा करते हैं। पूजा में केतकी भी वहां आती है और उन तीनों लड़कियों से मिलती है। मान गई मैं पसंद अपने लड़कों की, कितनी सुंदर बहुएं ढूंढी हैं, पर चिंता तो एक ही बात की है। किस बात की आंटी जी? बाकी सब तो ठीक है बेटा, पर कौशल्या के बेटे कभी कभी कुछ ज्यादा ही पी लेते हैं। ये तो आम है आजकल आंटी जी, हम भी तो पीती हैं। हाँ, पर पीते भी रोज नहीं है, बस जब जुए में हार जाते हैं। जुआ मतलब गैम्बलिंग? वाओ सो कूल। जुआ भी छोड़ देंगे अगर उस मुजरे वाली के पास जाना छोड़ दें। बार डांसर आंटी जी, बार डांसर कहते हैं उसको। डिस्को जाना तो आजकल का फैशन है। केतकी सर पीटती हुई कौशल्या के पास आती है। बनी कुछ बात? अरे इन्हें तो किसी बात का असर ही नहीं पड़ रहा, उल्टा ये तो और खुश हो रही है। कैसी आफतें ले आए हैं तेरे बेटे। जो बहन तुझसे भी नहीं संभली वो बड़ी ही होंगी। अब तो भगवान ही निकाल सकता है हमें इस मुसीबत से। अब तो अंजलि, बबीता और गंगा ही कुछ चमत्कार करके अपना सुहाग बचा लें। कौशल्या की आंखों में जैसे ये सुनते ही चमक आ गई। शाम को वो सबको एक जगह बुलाती है और सभी बहुओं और अपने बेटों के दोस्तों के हाथों पर पट्टियां बांधती है। खूब पेट भर के खाओ, बस पट्टियां नहीं खुलनी चाहिए। सब अपने कमरों में जाकर खाना शुरू कर देते हैं। तीनों दोस्तों को समझ नहीं आता कि वो कैसे खाएं और उल्टे सीधे तरीकों से खाना शुरू करती हैं। उधर तीनों बहुएं आराम से एक दूसरे को खिला रही होती हैं। कुछ देर में तीनों बहुएं आ जाती हैं। थोड़ी देर बाद तीनों दोस्त सने हुए हाथों और कपड़ों के साथ चिल्लाते हुए आती हैं। सभी उनकी हालत देखकर हंसने लगते हैं। एक तो पूरा दिन व्रत और अब ऐसे, दिस इज नॉट गुड। तभी वो देखती हैं कि तीनों बहुएं अपना पूरा खाना खत्म करके बिल्कुल साफ सुथरी खड़ी हैं। मेरे लिए आसान है अब चुनना। सिर्फ एक परीक्षा के आधार पर आप इन्हें नहीं चुन सकती। ठीक है, तुम्हारे कहने पर मैं एक मौका और देती हूँ। अब से एक हफ्ते तक सुबह का काम आप तीनों कर लेना और शाम का काम मेरी बहुएं कर लेंगी। ठीक है माँ जी। हमें क्या यहाँ इसलिए लाए हो कि हम यहाँ काम करें? बस एक छोटी सी परीक्षा ही तो है, इनसे तो तुम आंख बंद करके भी जीत जाओगी। या यू आर डैम राइट, इन अंधी गूंगी बहरी से भी क्या मुकाबला। अगले दिन तीनों शर्त के अनुसार सारा काम करना शुरू करती हैं। सुबह घर की सफाई जैसे तैसे करती हैं। पता नहीं इतना बड़ा घर लोग क्यों बनवाते हैं। हाय मेरी कमर, मेरे बस की नहीं और साफ सफाई करना। फिर तीनों दोस्त रसोई में पहुंच जाती हैं। रसोई में गर्मी में उनका बुरा हाल होने लगता है। वो खाने में फटाफट ब्रेड सेक देती हैं और चाय बना देती हैं। बस आज तो बहुत कुकिंग हो गई। उफ गर्मी, मेरा सारा मेकअप निकल गया। मैं तो कुछ भी नहीं बना रही अब। लंच में पिज्जा ऑर्डर कर लूंगी। इतने सारे बर्तन धो के आई हूँ और अब इतने कपड़े। अरे मेरे हाथ तो देखो, घर है या धोबी घाट, मैं तो नहीं धोऊंगी अब कुछ। तुम्हारे कम से कम साफ तो हुए हैं, मेरे हाथों से तो ये गोबर की महक ही नहीं जा रही। शाम को गंगा, अंजलि, बबीता अच्छे से काम खत्म कर लेती हैं और सबके लिए खाना लगाती हैं। माँ,
थोड़ी सब्जी हो तो उठा के रख देना, सुबह ब्रेड से खा लूँगा। हाँ हाँ, क्यों नहीं, मेरी बहू अंजलि ने बनाया है खाना। जब पता लगता है कि खाना अंजलि ने बनाया है तो अरुण उसको हैरानी से देखते ही रह जाता है। ये देखकर तीनों दोस्त चिढ़ जाती हैं। अब तो तीनों बहनें जैसे तैसे हर दिन सुबह ऐसे ही काम करने लगी। ये सब कपड़े तो गंदे पड़े हैं, क्या पहनूं अब मैं? कल वाले ही पहन लो, धोबी गार्ड जितने कपड़े मुझसे तो नहीं धुलते। बॉबी वही कपड़े पहन लेता है। जब बबीता यह देखती है तो वह उसे साफ कपड़े लाकर देती है। उधर गौतम को भूख लगती है तो वो किचन में जाता है। उफ, ये किचन कितना गंदा है, कोई सामान कहाँ है कुछ पता ही नहीं चल रहा। गौतम ऊपर से कुछ निकाल ही रहा होता है कि आटे का कनस्तर उसके मुंह पर आकर गिर जाता है। जैसे ही वो मुंह धोने के लिए बढ़ता है, नीचे गिरे तेल के ऊपर उसका पैर फिसल जाता है। हाय, ये कैसा काम करके गई हैं तीनों, ना किसी चीज का ढक्कन लगा है और ना कुछ साफ है। तभी गंगा आ जाती है और उसकी मदद करती है। अगले दिन सभी मंदिर के लिए कौशल्या के साथ जाते हैं। गौतम, बॉबी और अरुण घाट की ओर स्नान करने के लिए बढ़ते हैं कि तभी अचानक से नदी का बहाव बहुत तेज हो जाता है। तीनों खुद को बचाने की कोशिश में जंजीर को कसके पकड़ लेते हैं। हमें बचाओ। पर उनकी तीनों दोस्त उनकी एक नहीं सुनती। तुम्हारे चक्कर में हम अपनी जान थोड़ा ही देंगे। तुम हमें छोड़कर कहाँ जा रही हो? तुम ही रखो अपने पतियों को, हमें तो पैसा चाहिए था, पैसा, इसलिए इन्हें अपने जाल में फंसाया। बाय माँ जी। तीनों तितलियां फुर हो जाती हैं। तेज बहाव के कारण तीनों भाइयों की पकड़ ढीली होती जा रही थी। अरे कोई मेरे बेटों को बचाओ। आसपास ऐसा कुछ नहीं था कि जिसको फेंककर तीनों को बचाया जा सके। तभी गंगा इशारों में अपनी दोनों बहनों से जल्दी से अपनी साड़ियां उतारने के लिए कहती है। अंजलि और बबीता दोनों जल्दी से साड़ियों को गूंथकर मजबूत रस्सी बना देती हैं। गंगा, तुम पानी में इसको लेकर उतरो और आगे फेंको, हम दोनों पीछे से खींचती हैं। जल्दी करो, हम इसको ज्यादा देर तक पकड़ के नहीं रह सकते। तीनों बहुएं पूरी जान लगा करके एक एक करके तीनों को पानी से बाहर निकालती हैं। आज तुम लोगों की वजह से हम लोगों की जान बच गई। एक बार ज्ञानपुर गांव में सास कमला देवी अपनी बहू राधा के साथ रहती थी। वो दोनों सास बहू छोटे मोटे जादू करतब दिखा के अपना जीवन यापन किया करती थी। सास कमला अपनी बहू राधा को जादू की नई नई विधाएं सिखाती रहती। बहू भी बहुत तेजी से सब सीख रही थी। पर फिर गांव में पानी की भयंकर कमी से सूखा पड़ गया, जिसके कारण उस गांव के सभी लोग पलायन करने लगे। बहू, सब लोग गांव छोड़कर जा रहे हैं, हमें भी यहाँ से चलना चाहिए। जब यहाँ लोग ही नहीं रहेंगे तो हमारा गुजारा कैसे चलेगा? लेकिन माँ जी, जाएंगे कहाँ? हम अपने पुश्तैनी गांव चलते हैं। सास बहू अपने घर का सब सामान बैलगाड़ी पर रखती हैं और दूसरे गांव की तरफ चल पड़ती हैं। जंगल से गुजरते हुए काफी रात हो जाती है। बैल भी अब बहुत थक चुके थे। माँ जी, बैलों को थोड़ा आराम करने देना चाहिए। हाँ ठीक है, हम भी कुछ भोजन कर लेते हैं। ठीक है माँ जी, मैं भोजन परोस करके लाती हूँ। जैसे ही बहू जाती है तभी एक बड़ा विशालकाय आदि मानव आता है और सास को उठाकर ले जाता है। राधा कुछ नहीं कर पाती और देखती रह जाती है। वो आदि मानव कमला देवी को अपनी गुफा में सिंहासन 36 पर बिठा देता है और सिंहासन की मजबूत बेड़ियां सास को जकड़ लेती हैं। तुम मुझे यहाँ क्यों लाए हो और मुझे इस सिंहासन पर क्यों कैद कर दिया है? बालासुर को सिंहासन पर एक मालिक की जरूरत है। मालिक नहीं तो बालासुर नहीं। तुम्हारा कोई मालिक नहीं? था, वो रहा। इस
सिंहासन पर बैठने वाला 36 दिन में मर जाता है, फिर मैं नया मालिक ढूंढता हूँ। अरे तो तुम बिना मालिक के आजाद क्यों नहीं रहते? आजाद वो क्या होता है? बालासुर को मालिक चाहिए, मालिक। सास समझ जाती है कि ये बलासुर ताकतवर है पर ज्यादा अक्लमंद नहीं है। अब वो उससे जान बचाने का उपाय सोचने लगती है। तो मैं तुम्हारे जैसे कमजोर को अपना सेवक क्यों रखूं? तुमसे ताकतवर तो मेरी बहू राधा ही है। कमजोर? ताकतवर? क्या वो बालासुर से भी ज्यादा ताकतवर है? हाँ, वो तुमसे भी ज्यादा ताकतवर है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। बालासुर सबसे ज्यादा ताकतवर है। तो तुम खुद जाओ और देख लो। तुम उसकी 3 परीक्षाएं लेना, उसी से तुम्हें पता चल जाएगा कि वो तुमसे भी ताकतवर है। सास बलासुर को 3 कौन सी परीक्षाएं लेनी है बता देती है। बलासुर तुरंत ही उसकी बहू की परीक्षा लेने के लिए रात में ही निकल पड़ता है। ओ, तो तुम हो राधा। सुना है तुम बालासुर से भी ज्यादा ताकतवर हो। राधा समझ जाती है कि शायद उसकी सास ने ही उसको भेजा है। तुम्हें कोई शक है तो आजमा कर देख लो। तुम्हें भी परीक्षा देनी होगी। ठीक है, तुम मुझे अपनी 3 परीक्षाएं बता दो, उसके बाद मैं तुमसे मुकाबला करूंगी। पर मुकाबले के पहले तुम्हें मुझे एकांत में ध्यान करने देना होगा। ठीक है। बलासुर उसको 3 परीक्षाएं बताता है। राधा थोड़ी देर के लिए एकांत में जाती है और फिर वापस आती है। बालासुर इस चट्टान को चुटकी में तोड़ देगा। बलासुर एक मुक्का मारता है और चट्टान टूट जाती है। अरे बस इतना ही? पर तुम्हारे इस काम का क्या फायदा? मैं तो पत्थर को निचोड़ ही दूंगी कि उसका पूरा पानी ही निकल जाए। तभी बहू पत्थर उठाकर दबाती है तो उसमें से पानी निकलने लगता है। बलासुर हैरान रह जाता है। दरअसल राधा ने एक भीगी हुई काली स्पंज का टुकड़ा दबाया था। ये तुमने कैसे किया? सब ताकत का खेल है। बालासुर इस पत्थर को बहुत दूर फेंकेगा। वो तो देखते हैं कौन पत्थर को कितनी दूर फेंकता है। बलासुर एक पत्थर उठाता है और उसे पूरी ताकत लगाकर फेंकता है। पत्थर बहुत दूर जाके गिरता है। बस इतना ही दूर फेंक पाए? अरे इतना तो मैं खेलते खेलते फेंक दूंगी। बलासुर हैरानी से उसको देखता है। बहू के पास एक कबूतर होता है। वो कबूतर को बलासुर की नजर से बचाते हुए गोल गेंद की तरह बनाकर फेंकती है। बालासुर का पत्थर तो कुछ दूर ही जाकर गिर गया और तुम्हारा पत्थर तो गिर ही नहीं रहा। अरे इसके लिए हाथों में जान होनी चाहिए, जान। तुम्हारे हाथों में जान है ही कहाँ। ओह, अब तुम्हारी तीसरी परीक्षा। तुम अगर इतनी ताकतवर हो तो ये बैलगाड़ी अब मेरी गुफा तक लेकर चलो। तो इसमें हमारा मुकाबला कहाँ हो पाएगा? तुम गाड़ी को एक तरफ से उठाओ और मैं दूसरी तरफ से। बैलों को भी गाड़ी पर चढ़ा देते हैं जिससे ये और भारी हो जाए, तब होगा असली मुकाबला। मैं गाड़ी को आगे से क्यों उठाऊं और तुम पीछे से क्यों? तुम्हें उस तरफ से ही उठाना होगा क्योंकि तुम्हें आगे चलना है। मुझे क्या पता तुम्हारी गुफा कहाँ है। बात तो तुम ठीक कहती हो। बलासुर बैलों की जगह लग जाता है और बहू आराम से पैदल चलती है और गाड़ी को उठाने का नाटक करती है। तभी बलासुर को पीछे से गाना गुनगुनाने की आवाज आती है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। अरे मेरी यहाँ इस गाड़ी को उठाकर हालत खराब हो रही है और यह गाना गुनगुना रही है। ये तो सच में बहुत ताकतवर है। मुझे इससे जल्दी छुटकारा पाना होगा वरना मालकिन मुझे अपना सेवक नहीं बनाएगी।
पर मालकिन का हुक्म था कि मैं इसको गुफा तक लेकर आऊं। अभी इसे लेकर चलता हूँ और बाद में देखता हूँ इसका क्या करना है। बलासुर गाड़ी लेकर गुफा तक पहुंच जाता है और बहू को सास के सामने ले जाता है। बालासुर ले आया लड़की। माँ जी, आप ठीक हैं? हाँ बहू, मैं ठीक हूँ। बलासुर, तुम जाकर मेहमान के सोने की तैयारी करो। बलासुर के जाने के बाद सास बहू को सारी बात बताती है और दोनों अब यहाँ से निकलने का उपाय सोचने लगती हैं। माँ जी, आपकी ये बेड़ियाँ कैसे खुलेंगी? ये तो बहुत मजबूत है, मुझे नहीं लगता हम इन्हें खोल पाएंगे। वो बलासुर उस चट्टान को दबाता है जिससे ये बेड़ियाँ खुलती हैं। आप चिंता ना करो माँ जी, कल वो आदि मानव खुद इन्हें खोलेगा। पर कैसे? माँ जी, बस आप देखती जाइए और जैसा मैं कहती हूँ वैसा ही करना। ठीक है बहू। रात में सास और बहू दोनों सो जाते हैं। रात में जब बहू सो रही होती है तो बलासुर उसके सर पर जोर से मारता है। खटाक की आवाज के साथ पूरा बिस्तर लहूलुहान हो जाता है। बालासुर बनेगा सेवक। अगले दिन सुबह बलासुर को दोनों सास बहू के हंसने और बात करने की आवाज आती है। ये लड़की तो बच गई, ये तो बहुत ताकतवर है। बालासुर को और मारना चाहिए था। मुझे मारना तुम्हारे बस की बात नहीं। मुझे तो तुम जैसा ही कोई ताकतवर चाहिए। मुझसे ज्यादा ताकतवर कोई नहीं। बालासुर सेवक और कोई नहीं। बालासुर बनेगा सेवक और कोई नहीं। तो ठीक है, एक आखिरी मुकाबला और हो जाए। कैसा मुकाबला? उसके लिए तुम्हें मुझे सिंहासन से खोलना पड़ेगा और फिर तुम दोनों बारी बारी से इस सिंहासन पर बैठोगे और जो जितनी जल्दी दूसरे की बेड़ियां खोल देगा वही मेरा सेवक होगा। बलासुर जल्दी से एक चट्टान को दबाता है जिससे बेड़ियां खुल जाती हैं। मैं तैयार हूँ। बालासुर भी तैयार है। बहू, पहले तुम सिंहासन 36 पर बैठो। बालासुर जीतेगा। वो तुरंत चट्टान दबाकर सिंहासन की बेड़ियां खोल देता है। वाह, तुम तो वाकई बहुत फुर्तीले हो। अब बहू, तुम्हारी बारी है। बलासुर, अब तुम बैठ जाओ सिंहासन पर। बलासुर तुरंत सिंहासन पर बैठ जाता है। सास बहू ये देखकर मुस्कुराने लगती हैं। और अब यही बैठे रहो हमेशा के लिए। चलिए माँ जी, अब इससे हमें कोई खतरा नहीं। हमारी बैलगाड़ी भी बाहर खड़ी है। चलो बहू, ये इसी लायक है। अब ये किसी को परेशान नहीं करेगा। बहू, मुझे पूरा भरोसा था कि तुम मेरी दी हुई तीनों परीक्षाएं पार कर लोगी। अरे माँ जी, सब आपसे ही तो सीखा है। हाँ हाँ, क्यों नहीं। और तुम रात में उस बलासुर के वार से कैसे बची? माँ जी, मैं जानती थी कि वो रात में कुछ ना कुछ ऐसा जरूर करेगा, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि आप मुझे चुने। और फिर काम आई जादूगरी। मैंने अपनी जगह एक पुतला रंग दिया जिसमें थोड़ा रंगीन पानी था और वो मंदबुद्धि मेरे झांसे में आ गया। सास और बहू दोनों खिलखिला उठते हैं। इस तरह राधा ने अपनी चतुराई से अपनी सास की जान बचा ली और उस बालासुर को हमेशा के लिए उसी गुफा में कैद कर दिया। बालासुर अब अपना खुद मालिक है, मालिक भी सेवक भी। विद्यापुर गांव में सास ज्ञानू देवी अपनी बहू बिंदिया के साथ रहती थी। उसका पति ध्यानचंद व्यापारी था और बेटा वीर सिंह फौज में था। वो दोनों ही अक्सर अपने काम के लिए बाहर रहते थे। ज्ञानू देवी अनपढ़ थी और बिंदिया कक्षा 5 तक पढ़ी हुई थी। बिंदिया पढ़ी तो थी पर उसे कुछ खास नहीं आता था। ज्ञानू देवी की हमेशा से इच्छा थी कि वो भी पढ़ना लिखना सीख जाए। वो अपनी बहू से भी उसे पढ़ाने के लिए कहती है, पर बिंदिया कुछ न कुछ बहाना करके टाल देगी। अरे माँ जी, इस उम्र में पढ़ लिख कर आप कहाँ जाएंगी?
आपको कौन सी नौकरी करनी है और मैं अब पढ़ लिख कर क्या करूंगी? मुझे तो घर का चूल्हा चौका ही संभालना है। मेरी बरसों पुरानी इच्छा है कि मैं भी औरों की तरह अंगूठे की जगह हस्ताक्षर करूं। अरे माँ जी, आजकल तो पढ़े लिखे फिर से अंगूठा ही टेकने लगे हैं। सब जगह मशीन से अंगूठा ही लगवाते हैं। पढ़ने लिखने में बुराई ही क्या है? और अब तो पढ़ाने वाले खुद चलकर घर तक आ रहे हैं। सुना है गांव में साक्षरता मिशन वाले आए हैं। क्यों ना हम दोनों उनकी शाम की कक्षाओं में चलें? घर पर बैठी बैठी भी मैं क्या करूंगी? अरे माँ जी, नसीबों वाली हैं आप जो बैठने को मिल रहा है आपको, वरना आजकल की बहुओं का तो आप जानती ही है ना। अरे ज्ञान कभी बेकार नहीं जाता बहू, हम दोनों को साक्षरता कक्षाओं में जाना चाहिए। ज्ञानों के बार बार कहने से आखिरकार बिंदिया मान जाती है। दोनों उसी शाम जाकर हिंदी की कक्षाओं में अपना नाम लिखा देती हैं और रोज शाम को वहां जाने लगती हैं। इधर ज्ञानो देवी पूरे मन से पढ़ती है, सीखती है। उसकी लगन देखकर सभी शिक्षक उससे बहुत खुश थे। उधर बिंदिया तो बस रोज अच्छे से सज संवर के जाती और वहां जाकर पढ़ाई में ध्यान देने की बजाय अपनी सहेलियों से गप्पे मारती। अरे बिंदिया, तू यहाँ क्या कर रही है? तू तो 5वीं पढ़ी है, लगता है चौके चूल्हे में सब भूल गई है, फिर से सीखने आई है क्या? अरे ये क्या सिखाएंगे? मैं तो 5वीं पढ़ी हूँ, 5वीं। ये तो मैं माँ जी का साथ देने आई हूँ बस। घर में अकेली मैं करती भी क्या, तुम लोगों के साथ मेरा भी समय कट जाता है। बाकी पढ़ाई लिखाई में रखा ही क्या है। हाँ, सही कह रही है बहन, पढ़ने का भी नुकसान ही है। चौके चूल्हे बच्चों की जिम्मेदारी तो पहले से ही है, फिर पढ़ लिख जाओ, नौकरी करो और घर चलाने की जिम्मेदारी भी अपने सर ले लो। हाँ बहन, इसलिए मैं तो पढ़ूंगी ही नहीं। मेरे बड़े भैया ने जबरदस्ती भेजा है, कहते हैं कि मैं इस बार पास नहीं हुई तो मेरी शादी करा देंगे। अरे अच्छा ही है, शादी कराएंगे तो आराम से पति की कमाई पर मौज करूंगी, मौज। अरे वाह नीतू, ये तो तूने बड़े पति की बात कही। अब तो मैं भी सोच रही हूँ कि मैं भी फेल ही हो जाऊं। अरे तुम पास फेल में ही लगी रहोगी। तुमने वो जासूस श्रीदेवी वाला सीरियल देखा है क्या? हाँ, आज तो समय की गवाही एपिसोड का क्लाइमैक्स आना है। ये पता लगने वाला है कि सेठ का कत्ल किसने किया। चलो घर चलते हैं, इनकी राम कहानी तो रोज ही झेलनी है। बिंदिया और उसकी सहेलियां कक्षा को बीच में ही छोड़कर चली जाती हैं और घर पर जाकर जासूस श्रीदेवी सीरियल देखती हैं। इसी तरह दिन बीत जाते हैं। ज्ञानो देवी अब बहुत अच्छे से हिंदी पढ़ना लिखना सीख गई थी। बहू, इन कक्षाओं में तो हमने बहुत कुछ सीख लिया है। क्यों ना मैं तेरे ससुर जी और तू वीर सिंह को एक एक चिट्ठी लिख दे, दोनों ही बड़े खुश हो जाएंगे। ठीक है माँ जी, पर क्या लिखें? मैं जो लिख रही हूँ वही लिख दे, मैं बोलती जाती हूँ, तू अपने हिसाब से लिख लेना। ठीक है माँ जी। पतिदेव प्रणाम, आशा है आप ठीक होंगे। यहाँ भी सब ठीक है, बच्चे ठीक हैं, बहुत परेशान करते हैं। आपके पिताजी हरिद्वार घूमने गए हैं। दोनों बैल बहुत बीमार हैं। पड़ोसी का लड़का चोरी करने लगा है। तुम्हारा छोटा भाई खेत का अच्छे से ध्यान रख रहा है। हमारा कुत्ता बहुत कटखना हो गया है। हमारा नौकर बहुत कामचोर हो गया है। तुम्हारा बड़ा पोता पढ़ने जाने लगा है। हमारा गधा माजी ने बेच दिया है। तुम्हारी बहन को याद आती है तुम्हारी। मेरी सहेली को शादी के लिए लड़का मिल गया है। हमारी गाय को बछड़ा होने वाला है। पड़ोसी को पुलिस पकड़कर ले गई है। तुम्हारा भतीजा गांव आया हुआ है। आपकी ज्ञानों का प्यार। दोनों चिट्ठी लिखने के बाद उसको डाकियों को दे आती है। चिट्ठी फौजी वीर सिंह को मिलती है। पत्र पढ़कर वीर सिंह का सर चकरा जाता है और वो तुरंत ही छुट्टी की अर्जी देकर घर के लिए निकल पड़ता है।
जब वो घर आता है तो देखता है कि उसके पिताजी भी वहाँ आए हुए थे और घर पर सब कुछ ठीक ही है। अरे बिंदिया, तुमने ये चिट्ठी में क्या लिखा है? अरे वो तो माँ जी ने मुझे लिखने को कहा था। माँ, ये बिंदिया क्या कह रही है? आपने उसको यह सब लिखने को कहा था? जानती हो मैं कैसे भागा भागा आ रहा हूँ नौकरी से। बेटा, पर तुम इतना परेशान क्यों हो? ऐसा तो कुछ भी नहीं लिखा था उस चिट्ठी में। ये देखो माँ, तुम खुद ही पढ़ लो। ज्ञानो देवी चिट्ठी को पढ़ना शुरू करती है। पतिदेव प्रणाम, आशा है आप ठीक होंगे। यहाँ भी सब ठीक है, बच्चे ठीक हैं। बहुत परेशान करते हैं आपके पिताजी। हरिद्वार घूमने गए हैं दोनों बैल। बहुत बीमार है पड़ोसी का लड़का। चोरी करने लगा है तुम्हारा छोटा भाई। खेत का अच्छे से ध्यान रख रहा है हमारा कुत्ता। बहुत खटकना हो गया है हमारा नौकर। बहुत कामचोर हो गया है तुम्हारा बड़ा भाई। पढ़ने जाने लगा है हमारा गधा। माँ जी ने बेच दिया है तुम्हारी बहन को। याद आती है तुम्हारी मेरी सहेली को। शादी के लिए लड़का मिल गया है हमारी गाय को। बछड़ा होने वाला है पड़ोसी को। पुलिस पकड़कर ले गई है तुम्हारा भतीजा। गांव आया हुआ है आपकी बिंदिया का प्यार। मैं अब समझ गई हूँ, ये सब गलतफहमी पूर्ण विराम सही जगह ना लगने के कारण हुई है। बेटा ये देखो, ये चिट्ठी मैंने तुम्हारे पिताजी को लिखी थी और मैंने बिंदिया को ठीक वैसी ही चिट्ठी तुम्हें लिखने को कहा था। बिंदिया, तुम्हारी एक पूर्ण विराम की गलती ने अर्थ का अनर्थ कर दिया। अगर तुम पढ़ाई में अच्छे से मन लगाती तो ये सब नहीं होता। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। अपनी सहेलियों की बातों में आकर मैंने ध्यान से पढ़ाई नहीं की। आज मुझे अपनी भूल का एहसास हो गया है। आप सब मुझे माफ कर दीजिए। अब से मैं अच्छे से मन लगाकर पढ़ाई करूंगी। ठीक है बहू, अब तुम ज्यादा परेशान मत हो और अच्छे से मेहनत करो। बिंदिया बहुत मेहनत करती है और पूरे साक्षरता कार्यक्रम में सबसे अच्छे नंबर लेके आती है। पूरे घर को उस पर गर्व होता है। आज मैं जो कुछ भी हूँ आपकी वजह से हूँ माँ जी। आपने ही मुझे पढ़ने लिखने के लिए प्रेरित किया और मेरी हर तरह से मदद की। तुम्हें जो भी मिला है बहू, वो तुम्हारी लगन और मेहनत का नतीजा है। यह कहकर ज्ञानो देवी बिंदिया को गले से लगा लेती है। एक बार एक गांव में सास कमला देवी अपनी बहू पार्वती के साथ रहती थी। दोनों ही बहुत मेहनती थी। उसके बेटे और पति ने बहुत परिश्रम से आम का एक बाग खरीदा, पर अब अपने व्यापार के लिए उन्हें बाहर देश जाना पड़ा। बाग की पूरी जिम्मेदारी दोनों पर ही आ गई। दोनों ने बहुत ही लगन से बाग की देखभाल की। उनकी मेहनत का ही फल था कि उनके आम के बाग में पहली बार आम की फसल आई थी। आम बिल्कुल सुनहरे और खुशबूदार हैं। ऐसा लगता है मानो पेड़ों पर सोना लगा हो। भगवान की कृपा से बहुत अच्छी आम की पैदावार हुई है इस बार। हाँ माँ जी, आम सच में बहुत अच्छे हैं। हमें इनके अच्छे दाम मिल जाएंगे। बहू, आम पकने को हैं। हमें इन्हें धीरे धीरे बेचना शुरू करना चाहिए। जी माँ जी, मैं आमों को तोड़ती हूँ और सवेरे ही इनको बेचने के लिए शहर चली जाऊंगी। ठीक है बहू। बहू बाग में जाकर पके हुए आमों को तोड़ती है और अगले दिन भोर होते ही बहू आमों को बैलगाड़ी में रखकर बेचने के लिए चल देती है। आधे रास्ते में उसको, अरे वाह, बड़े अच्छे आम हैं। इस बार आम की फसल बहुत अच्छी हुई है, वही बेचने नगर को जा रही हूँ। सच में तुम्हारे आम तो सोने से हैं, पर क्या फायदा, बाहर इनके मिट्टी के दाम भी नहीं मिल रहे। तभी वो व्यापारी 1 किलो आम उठाता है और अपने गधे को डाल देता है। इनके बेचने पर तो मुझे लगाई के पैसे भी नहीं मिल रहे। बेचने से अच्छा तो अब मेरा गधा ही खा ले। क्यों भाई? फसल सभी जगह अच्छी हुई है, इनके दाम गिर गए हैं। इतना सुनकर बहू आगे चल देती है। कुछ दूर पर उसे एक और व्यापारी दिखता है। बहुत अच्छे सुनहरे आम हैं। हाँ भैया, मेरे बाग के हैं, शहर बेचने जा रही हूँ।
पर इसका तो क्या ही दाम मिलेगा, तुम्हारे बैल के खाने का खर्च भी ना निकल पाएगा। बहू ये सुनकर थोड़ी परेशान हो जाती है। क्या सच में इस बार आम के दाम नहीं मिल पाएंगे? व्यापारी 1 किलो आम अपने गधे को डाल देता है। तुम खुद ही देख लो, यहाँ तो सारे आम सड़ गए हैं, कोई सही दाम देने वाला है ही नहीं। बेचने से अच्छा तो मेरा गधा ही खा ले। बहू थोड़ी आगे और चलती है तो तीसरा व्यापारी दिखता है। बड़ी जोरदार खुशबू आ रही है आम की बहन। हाँ भाई, मेरे बाग के हैं, शहर बेचने जा रही हूँ। अरे इसका तुम्हें क्या ही दाम मिलेगा, ये तो यहाँ मिट्टी के भाव पे मिल रहे हैं। तभी वो व्यापारी भी 1 किलो आम उठाकर अपने गधे को डाल देता है। 2 दिन से खड़ा हूँ, कोई खरीद ही नहीं रहा। 1 रुपए किलो का भाव लगाते हैं। बताओ, इससे अच्छा तो मैं अपने गधों को ही ना खिला दूं। अरे भाई, अब मैं क्या करूँ? कैसे कहाँ बेचूं इतने आमों को? अब तुम इतनी दूर से आई हो और शहर में भी बहुत दूर है, देना ही चाहती हो तो 10 रुपए किलो के भाव से ले लूंगा, पर इसमें भी मुझे घाटा ही है। पर चलो, तुम्हारी परेशानी तो कुछ कम होगी। बहू सोचती है कि शहर में तो शायद इसके ये दाम भी ना मिले। ठीक है भाई, जितने भी आम हैं तुम ही ले लो। चालाक व्यापारी उससे 10,000 के आम 1,000 रुपए में ले लेता है। बहू आम बेचकर अपने घर को चली जाती है। दरअसल वो तीनों व्यापारी आपस में मिले हुए थे और ऐसे ही कुछ दूरी पर खड़े हो जाते और भोले भाले दिखने वाले छोटे व्यापारियों को मूर्ख बनाकर उनका सामान सस्ते दामों में ले लेते थे। देखा कैसे मूर्ख बनाया उस आम वाली को। महिलाओं को बेवकूफ़ बनाना आसान होता है। चलो अब सबका हिस्सा बराबर बराबर बांटो। सही में 3 किलो आम फेंक कर 100 किलो आम 1000 रुपयों में खरीद लिए। उधर कुछ खास कमाई न होने के कारण बहू उदास घर लौट आई है और अपनी सास को सारी बात बताती है। माँ जी, सब मेहनत बेकार गई। इस बार बाजार में आम के कोई दाम ही नहीं है। तुमने कितने में बेचे? वो तो कुछ भले व्यापारियों ने 10 रुपए का भाव दे दिया, वरना शहर में तो 1 रुपए किलो बिक रहा है आम। बहू की बात सुनकर सास को समझते देर नहीं लगती है। उसे उन चालाक व्यापारियों ने बेवकूफ बनाया है। उन चालाक व्यापारियों को सबक सिखाना ही पड़ेगा। वो तुझे मिले कहाँ थे? बीच रास्ते में, छोटी नदी के पास। ठीक है, अगले हफ्ते मैं जाऊंगी आम बेचने। तू पके हुए आमों को तोड़कर तैयार रखना। ठीक है माँ जी। अगले हफ्ते सास आम लेकर शहर के लिए चल पड़ती है। आधा रास्ता गुजर जाने के बाद छोटी नदी के पास में एक एक करके वही 3 व्यापारी उसे कुछ दूरी पर खड़े हुए दिखते हैं। सास को समझते देर नहीं लगती कि ये वही व्यापारी हैं जिन्होंने उसकी बहू को बेवकूफ बनाया था। अरे देखो, लगता है शिकार आ रहा है। इसके पास तो बहुत ज्यादा मार लगता है। लग जाओ काम पर। सास पहले व्यापारी के पास से गुजरती है। अरे वाह ताई, बड़े अच्छे सारे आम हैं। 1000 किलो हैं। भाई अभी मैं जल्दी में हूँ, लौटते में बात करती हूँ। इतना कहकर सास आगे चल देती है। थोड़ी ही दूर पर उसको दूसरा व्यापारी मिलता है। एकदम सुनहरे आम हैं, कहाँ से लाई हो? गांव से लाई हूँ, 10 रुपए किलो में दे रही है ये काम वाली। भाई अभी जल्दी में हूँ, लौटते में रुक कर बात करूँगी। इतना कहकर सास आगे चल देती है। थोड़ी ही दूर पर उसको तीसरा व्यापारी मिलता है। बड़ी जोरदार खुशबू आ रही है ताई आम की। हाँ भाई, एक आम वाली से लिए हैं 10 रुपए किलो, वो भी पूरे बाग के 1000 किलो आम। अभी जल्दी में हूँ, लौटते में बात करती हूँ। जल्दी से शहर में आम बेच आऊँ। सुना है वहाँ एक विदेशी व्यापारी 500 रुपए किलो भाव से आम ले रहा है। कहीं वो व्यापारी चला ना जाए। क्या 500 रुपए किलो? व्यापारी सोचते हैं कि शायद इसने आम उसी महिला से खरीदे हैं जिसको इन्होंने बेवकूफ़ बनाया था। बाकी दोनों व्यापारी भी वहां आ जाते हैं। व्यापारी सोचते हैं क्यों ना सारे आम वो खरीद लें और उस विदेशी व्यापारी को बेच दें। सास को बेवकूफ़ बनाने के लिए उसकी गाड़ी के पीछे पीछे चलने लगते हैं। तुम तो बहुत ही जल्दी में हो ताई, पर तुम्हारी बैलों को तो जल्दी नहीं लगती। हाँ, 1000 किलो आम उठाकर थक गए हैं। और अभी तो आधा रास्ता ही हुआ है, ये शहर तक पहुंच भी पाएंगे?
बात तो तुम ठीक कह रहे हो। और कहीं ऐसा ही ना हो जब तक यह पहुंचे और व्यापारी ही चला जाए, फिर तो यह मंडी में 100 रुपए किलो के भाव ही बिकेंगे। ये तो मैंने सोचा ही नहीं। अरे भाई, तो अब मैं क्या करूं? सास को थोड़ा परेशान देखकर व्यापारी सोचते हैं सास उनके झांसे में आ गई है और अपना आखिरी दाव खेलते हैं। तुम चाहो तो हमसे सौदा कर लो, थोड़े थोड़े आम हमें बेच दो और बाकी जितने तुम्हारे बैल पे आए तुम बेच आना। हाँ, बात तो ठीक है तुम्हारी। तुम 100 रुपए किलो के हिसाब से हमें ही आम दे जाओ। ना भाई, 100 में तो मैं शहर में ही बेच आऊंगी, ये तो बहुत कम है। इतने लाने ले जाने की मेहनत मजदूरी भी तो निकले। 250 रुपए किलो लेना है तो ले लो। व्यापारी सोचता है कि आम तो वाकई बहुत अच्छे हैं और 500 रुपए किलो में वो व्यापारी लेगा तो भी उसको 250 रुपए का मुनाफा ही होगा। ठीक है माँ जी, 250 में ही दे दो, हम ही थोड़ा घाटा सह लेंगे। हाँ, 250 में मुझे कोई घाटा नहीं। मैंने तो 10 रुपए किलो के भाव से ही खरीदे हैं। इतना मुनाफा भी बहुत है। हम तीनों को ही 300-300 किलो आम दे दो, बाकी के 100 किलो आम तुम शहर बेच आओ। तुम्हारे बैल तो 100 किलो ही पहुंचा दे तो बहुत है, देखो तो कैसे हाँप रहे हैं। अब 100 किलो आम के लिए मैं कहाँ भागती फिरूंगी। ये लो, ये भी तुम ही रख लो। व्यापारी बहुत खुश होते हैं और आपस में बात करते हैं। ये बुढ़िया तो बहुत ही बेवकूफ निकली, जो आम ये 500 में बेच सकती थी, हमारी बातों में आके 250 रुपए में हमें ही देने को तैयार हो गई। महिलाओं को बेवकूफ बनाना बहुत ही आसान है। चलो इससे जल्दी से जल्दी सौदा करते हैं और शहर की तरफ चलते हैं, कहीं वो विदेशी व्यापारी चला ना जाए। वो तीनों सास के पास आते हैं और आम के बदले के रुपए सास को देते हैं। इस तरह सास ने अपनी चतुराई से अपने बाग के सारे आम उन्हीं व्यापारियों को अच्छे दाम पर बेच दिए और अपना पिछला नुकसान भी पूरा कर लिया। सास घर पहुंचकर अपनी बहू को सारी बात बताती है। वाह माँ जी, इसे कहते हैं जैसे को तैसा। अरे नहीं बहू, आम के आम और गुठलियों के दाम कहो। अब जब वो चालाक व्यापारी बाजार में बेचने निकलेंगे तब उन्हें पता चलेगा कि आम 100 रुपए किलो ही बिक रहे हैं। तब उन्हें पता चलेगा ठगे जाने पर कैसा लगता है। बहू, कोई खुद को कितना भी चालाक समझे, पर शेर को सवा शेर मिल ही जाता है। दोनों सास बहू खिलखिलाकर हंसने लगती हैं। प्यारे दोस्तों, मैं हूँ आपकी सुपर सासू और मैं हूँ आपकी बेस्ट बहू। आपको हमारी स्टोरी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे हमारी लेटेस्ट स्टोरी की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और हाँ, साथ ही कमेंट करके बताएं स्टोरी में आपको सबसे अच्छा कौन लगा, सास या बहू। जल्द फिर मिलते हैं प्यारे दोस्तों, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।